Hello friend, this is Rani Sharma and today we are going to discuss about chapter 8 NCERT क्लास 6 हिस्ट्री। तो आज हम क्लास 6 की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसका चैप्टर 8 अशोका द एम्परर हु गेव अप वार। इस चैप्टर का नाम है अशोका द एम्परर हु गेव अप वार, यानी कि अशोक एक कौन था, सम्राट था जिसने युद्ध का त्याग किया। ठीक है, तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। रोशन्स रुपीज़, यानी रोशनी नाम की एक लड़की है, उसके पैसे। रोशन्स क्लच्ड द क्रिस्प नोट्स दैट हर ग्रैंडफादर हैड गिवन हर ऑन हर बर्थडे। तो रोशन क्या है, वो पैसों के नोट को पकड़े हुए है बहुत अच्छे से कस के, जो उसके दादाजी ने उसके बर्थडे पे गिफ्ट दिए थे। While she badly wanted to buy a new cassette, जबकि वह बहुत ज़्यादा ही एक नई कैसेट भी खरीदना चाहती है। She also wanted to just see and feel the brand new notes, और वह जो ब्रांड न्यू नोट हैं उनको भी फील करना चाहती है, उनके कड़कपन को देखना चाहती है वो कैसे हैं। It was then that she noticed that all of them had a smiling face of Gandhiji printed on the right. तो उसमें क्या है, नोट के ऊपर राइट साइड में गांधी जी का जो हंसता हुआ चेहरा है, एंड और क्या है, एंड अ टाइनी सेट ऑफ लॉइंस ऑन द लेफ्ट, और कुछ शेरों का सेट है लेफ्ट साइड में। व्हाट वर द लॉइंस देयर फोर शी वंडर, वह आश्चर्यचकित है कि इस नोट पर ये शेर क्यों छपे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अ वेरी वीक किंगडम इक्वल टू एन एम्पायर। तो एक वीक किंगडम का मतलब होता है बहुत बड़ा साम्राज्य, इसलिए इसमें इक्वल का मार्क लगा हुआ। ठीक है, वीक किंगडम का अर्थ होता है, उसको हम वीक किंगडम ना कहकर एन एम्पायर भी कह सकते हैं। एम्पायर मतलब बड़ा राज्य नहीं, साम्राज्य कहेंगे। राज्य होता है छोटा, साम्राज्य होता है बड़ा। फिर है आपका द लॉइंस दैट वी सी ऑन द नोट्स एंड कॉइन्स हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री। तो जो हम ये इस तरह के नोट पे हम इस तरह का पिक्चर देखते हैं, ये शेर का, इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री यानी कि इतिहास है। दे वर कार्व्ड इन स्टोन एंड प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ अ मैसिव स्टोन पिलर एट सारनाथ, जो कि पत्थर को काट कर बनाए गए थे और सारनाथ में एक बहुत बड़ा खंबा है उसके ऊपर बने हुए हैं। इससे पहले आपको याद होगा सारनाथ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सारनाथ वही जगह है, वही स्थान है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, उस वीडियो में मैंने शायद उपदेश को लेक्चर पता नहीं क्या क्या कहते, लेकिन ये वर्ड याद नहीं आया उपदेश, लेकिन अब याद आ गया है। तो यही होता है, हमें चीज़ें अचानक से याद आ जाती हैं और जब याद करने की कोशिश करते हैं तब नहीं आती हैं। तो सारनाथ वही जगह है। ठीक है, अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 7। तो चैप्टर 7 में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर नॉन टू हिस्ट्री। तो अशोक जो थे बहुत ही महान शासक थे, नॉन टू हिस्ट्री, एंड ऑन हिज इंस्ट्रक्शंस इंस्क्रिप्शंस, और उनके वर कार्व्ड ऑन पिलर्स। तो ये किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, उनके जो इंस्ट्रक्शन यानी उपदेश थे, उपदेश नहीं, अब उपदेश याद आ गया। वो इंस्क्रिप्शन यानी कि जो शिलालेख होते हैं उन पे उनकी सूचनाएं, उनके बारे में जो भी लिखा रहता है वो उनके इंस्ट्रक्शन थे। इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, इंस्ट्रक्शन ही कहेंगे। एज वेल एज ऑन रॉक सरफेस, और ये इंस्क्रिप्शन या तो किसी भी हार्ड सरफेस पे लिखे जाते थे या फिर पत्थर पर। ठीक है, हार्ड चीज़ पे लिखे जाते थे। बिफोर वी फाइंड आउट वॉट वॉज रिटेन इन दीज इंस्क्रिप्शन, ये जानने से पहले कि इन इंस्क्रिप्शन यानी कि जो शिलालेख होते थे उन पे क्या अभिलेख कह सकते, अभिलेख भी कहते हैं, उन पे क्या लिखा था। लेट अस सी व्हाई हिज किंगडम वाज कॉल्ड एन एम्पायर। तो पहले हम ये देखेंगे कि उनका जो किंगडम यानी कि राज्य था वो एम्पायर क्यों कहलाया। ठीक है, द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वाज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर। तो जो अशोक का साम्राज्य था वो उनके दादाजी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, चंद्रगुप्त, उनके दादाजी कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य।
अशोक के दादाजी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। हमें ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। सपोर्टेड बाय अ वाइज मैन नेम्ड चाणक्य और कौटिल्य। तो चाणक्य और कौटिल्य के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, सभी जानते होंगे कि चाणक्य कौन था, जिसको कौटिल्य भी कहते थे, जिसका दूसरा नाम कौटिल्य था, क्योंकि वो कुटिल नीति यूज करके अपने नियम बनाए थे उन्होंने। और एक बुक भी लिखी थी चाणक्य ने जिसका नाम है अर्थशास्त्र, ठीक है। मैनी ऑफ चाणक्य आइडियाज वर रिटेन डाउन इन द बुक कॉल्ड द अर्थशास्त्र। तो चाणक्य ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। और चाणक्य किसके राज्य में थे? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब इनके बारे में और कुछ जानना है, चलिए देखते हैं आगे क्या है। डायनेस्टी। डायनेस्टी का मतलब होता है वंश। वंश यानी कि जहाँ एक के बाद एक राजा बनते चले आते हैं ना, वही तो वंश या परंपरा कहलाती है। वंश जैसे दादाजी के बाद उसका बेटा बना, फिर उसके पुत्र, फिर उसके पुत्र, ऐसे, तो ये डायनेस्टी कहलाती है, ठीक है। व्हेन मेंबर ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर्स वन आफ्टर अनदर द फैमिली इज ऑफन कॉल्ड अ डायनेस्टी। तो जिस परिवार में एक के बाद एक, जिस परिवार में एक ही परिवार के सदस्य राजा बनते चले आते हैं, वह परिवार डायनेस्टी कहलाता है, यानी कि वंश कहलाता है। द मौर्याज वर अ डायनेस्टी विथ 3 इम्पोर्टेंट रूलर्स। तो यहाँ आपके जो मौर्य डायनेस्टी के नाम से आप प्रसिद्ध है, वहाँ 3 मुख्य रूलर हुए, यानी 3 मुख्य शासक थे। सबसे पहले थे चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त का बेटा था बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा था अशोक, ठीक है। तो प्रश्न आ जाए किसी भी तरह से कि अशोक के पिताजी कौन थे? तो अशोक के पिताजी थे बिंदुसार, ठीक है। और दादाजी कौन थे? चंद्रगुप्त, ठीक है। या फिर बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो वो था अशोका, ठीक है, अशोक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं द प्लेस वेयर इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका हैव बीन फाउंड आर मार्क्ड विथ रेड डॉट्स। These were included within the empire. Name the countries where Ashoka inscription have been found. Which Indian state were outside the empire? तो अशोक के जो इंस्क्रिप्शन थे वो न सिर्फ भारत में बल्कि आसपास के कुछ और देशों में भी थे, जैसे श्रीलंका में उसके पुत्र और पुत्री उनका प्रचार करने के लिए गए थे। तो यहाँ क्या है? There were several cities in the empire marked with black dots ऑन द मैप। तो यहाँ एक मैप दिया गया है, उसमें जो इस पिक्चर में तो दोनों ब्लैक ही हैं, मैं आपको एक कलरफुल पिक्चर दिखाती हूँ जिसमें रेड और ब्लैक डॉट से आपको पता चल जाएगा। द मौर्य एम्पायर शोइंग द प्रिंसिपल सिटीज़, जिसमें मौर्य एम्पायर यानी साम्राज्य की जो सिटी थी वो, और जहाँ पे उनके इंस्क्रिप्शंस यानी कि अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो। तो मैं आपको दूसरा मैप दिखाती हूँ, उसमें कलर नहीं है। तो ये इंडिया का मैप है पहले का, जब अशोक सम्राट था। तो उसमें ये जो ब्लैक डॉटेड हैं वो तो महानगर हैं, प्रमुख नगर हैं, और जो जो रेड डॉट हैं जहाँ जहाँ, वो क्या है? वहाँ पे अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए थे, यानी इंस्क्रिप्शन, उनके इंस्क्रिप्शन मिले थे। तो कहाँ कहाँ मिले थे? तो ये देखिए, कंधार है, कलसी है, टोपरा है, बहापुर है, मेरठ है, और रामपुरवा है, लोरिया है, सारनाथ में है, कौशंबी, गुज्जर, रूपनाथ, सांची, पनगुरिया और जौगढ़। कलिंग, उड़ीसा को कलिंग कहते हैं, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। पहले आज का जो उड़ीसा है वो पहले इसको कलिंग कहते थे, ठीक है। सन्नाती, सोपारा, मास्की, और ये गिरनार, ये गुजरात को गिरनार भी कहते थे, ठीक है। आज इस एरिया में गुजरात पड़ता है ना, तो यहाँ ये गिरनार है। और आपका और कौन है? हाँ, ऊपर हैं ये आपके लंपक, मनसहरा और सहवाजगढ़। ये क्या थे? उस युग के प्रमुख नगर थे जहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए थे, ठीक है, यानी कि इंस्क्रिप्शन मिले हुए थे। तो प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी कि कहाँ कहाँ मिले थे। उन ऑप्शन में से, इसमें से किसी शहर को डाल देगा, तो आपको यदि हो सके तो इनको लर्न करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो कुछ में नहीं पूछता है, जैसे सारनाथ पूछ लिया, कौशाम्बी पूछ लिया है, ज़्यादा नहीं। सांची है, पनगुरिया है,
ब्रह्मगिरी, एरगुड़ी और मास्की, ये सब हैं आपके अभिलेख। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ये एक्चुअली हिंदी की बुक है, वो इंग्लिश की है, तो हम इंग्लिश से पढ़ रहे हैं इसलिए इंग्लिश में ही कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्या था हमारा, यहाँ कुछ छूट गया था ना, हमने पढ़ नहीं पाया था पूरा। देयर वर सेवरल सिटीज इन द एम्पायर मार्क्ड विथ ब्लैक डॉट्स ऑन द मैप, दीज इंक्लूड द कैपिटल पाटलिपुत्र। तो यहाँ जो पाटलिपुत्र की राजधानी थी उन्हें ब्लैक डॉट से मार्क किया गया है। तक्षशिला द उज्जैन, तक्षशिला इधर ही है कहीं, यहाँ या ये रहा आपका तक्षशिला। यहाँ नालंदा तक्षशिला के बारे में आपने सुना होगा ना। तक्षशिला वाज अ गेटवे ऑफ द नॉर्थ वेस्ट। तो तक्षशिला उस समय क्या था, एक रास्ता था नॉर्थ वेस्ट जिसमें इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, वाइल उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया। तो यहाँ नॉर्थ से साउथ जाने के लिए एक रूट था। कौन आता था यहाँ से, मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन्स प्रोबेबली लिव्ड इन दीज सिटीज़। तो ज़्यादातर जो व्यापारी थे वो यहीं रहते थे, इस रास्ते से आते थे। इन अदर एरियाज देयर वर विलेजेस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स। इफ सम एरियाज सच एज सेंट्रल इंडिया देयर वर फॉरेस्ट वर पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड हंटेड एनिमल्स फॉर फूड। तो जंगल में लोग क्या करते थे, जंगल से खाना इकट्ठा करते थे, फल फ्रूट जो भी होते थे, और जानवरों का शिकार किया करते थे। पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो जो लोग डिफरेंट पार्ट में यानी अलग अलग हिस्सों में रहते थे वो अलग अलग भाषाएं बोलते थे। और ऐसा आज भी है, आपने एक कहावत भी सुनी होगी, कोस कोस में पानी बदले 3 कोस में वाणी, ऐसा है कुछ, ये कहावत सुनी होगी आपने। तो अभी भी बोलियां तो चेंज होती ही रहती हैं, पहले भी होती थी। ठीक है, दे प्रोबेबली एट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, और वो उनके खाने के तरीका भी अलग थे। आज भी तो हम देखते हैं हर राज्य में, हर स्टेट में, बल्कि हर थोड़ा बहुत गांव में भी देख ली जाए तो अलग अलग लोग अलग अलग तरह की चीज़ें खाते हैं। एंड वो डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ्स एज वेल। चलिए आज हम स्टेट्स को ही देख लेते हैं, तो ये ज़्यादा क्लियर करेंगे आपको कि भारत में 28 स्टेट्स हैं अभी, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो हमारा स्टेट था पहले, अभी वो 2 यूनियन टेरिटरी के रूप में कन्वर्ट हो गया है, तो वो स्टेट नहीं है। और एक और बात जो मैं आपको बता दूं अभी, कि स्टेट तो 28 हैं, लेकिन यूनियन टेरिटरी चूँकि पहले 7 थी और 2 और बन गई जम्मू कश्मीर, तो 9 होनी चाहिए थी। लेकिन आपका दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली दोनों एक ही में मर्ज हो गए हैं, इसलिए आपकी जो यूनियन टेरिटरी हैं वो 8 ही रह गई हैं। ठीक है, 9 होने की बजाय। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम। तो जो साम्राज्य थे वो राज्य से अलग कैसे थे, डिफरेंट कैसे थे, वो देखते हैं। एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग्स बिकॉज एम्पायर्स आर लार्जर देन किंगडम एंड नीड टू बी प्रोटेक्ट बाई बिग आर्मीज। तो जो एम्पायर होते थे उनको ज़्यादा रिसोर्सेज यानी ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती थी, क्योंकि वो राज्य से ज़्यादा बड़े होते थे, इसलिए उन्हें ज़्यादा आर्मी रखने की ज़रूरत पड़ती थी। सो ऑल्सो दे नीड टू लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल हु कॉल्ड टैक्सेस। तो उन्हें ज़्यादा टैक्स भी कलेक्ट करने की ज़रूरत होती है, ज़्यादा नंबर में। ठीक है, फिर है आपका रूलिंग द एम्पायर। तो शासन कैसे होता था साम्राज्य में। एज द एम्पायर वाज सो लार्ज, जैसे कि आप जानते हैं एम्पायर बहुत बड़ा होता था, डिफरेंट पार्ट्स वर रूल्ड डिफरेंटली। तो अलग अलग जो हिस्से थे वो अलग अलग तरह से शासित किए जाते थे। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वाज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्पायर। तो जो पाटलिपुत्र की एरिया थी वो डायरेक्ट जो एम्परर होते थे यानी सम्राट होते थे उनके द्वारा कंट्रोल की जाती थी। दिस मीन्ड दैट ऑफिशियल वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर, हर्डर, क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर्स। इसका मतलब वो क्या करते थे, लोगों से टैक्स वसूलते थे। किस किस से, फार्मर यानी किसानों से, हर्डर यानी कि जो
शिकारी होते थे, क्राफ्ट पर्सन यानी जो शिल्पकार होते थे, और ट्रेडर्स यानी जो व्यापारी कह सकते हैं, ठीक है। हु लिव्ड इन विलेज एंड टाउन इन द एरिया, जो उस गांव और उस एरिया में आते थे, उन सब से, ठीक है। ऑफिशियल्स ऑल्सो पनिश्ड दोज हु डिसअवॉइड द रूलर्स ऑर्डर, और ऑफिशियली उनको सजा भी मिलती थी जो राजा के आदेश को नहीं मानता था, फॉलो नहीं करता था। मैनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज, मैनेजर्स वांट टू एंड फ्रो। तो इनका क्या था, तो क्या था ये, मैनेजर नहीं मैसेंजर है, सॉरी मिस्टेक हो गई। वैन टू एंड फ्रो मतलब मैसेंजर यानी संदेशवाहक जगह जगह घूमते थे। एंड स्पाइसेस केप्ट अ वॉच ऑन द ऑफिशियल्स, और वो ऑफिशियली स्पाई जो होते थे काम देखते थे कि कहाँ के लोगों ने टैक्स दिया है, कहाँ के ने नहीं, कौन कहाँ क्या। एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सुपरवाइज्ड देम ऑल, और जो सम्राट होता था वो सबको सुपरवाइज करता था। विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली, जो राज परिवार के लोग थे उनकी मदद से। एंड सीनियर मिनिस्टर, और जो उनका सीनियर मंत्री होता था उसकी मदद से। देयर वर अदर एरिया और प्रोविंसेस, ईच ऑफ दीज वर रूल्ड फ्रॉम अ प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला और उज्जैन। Although there was some amount of control from Pataliputra, and royal princes were often sent as governors, और क्या था, जो रॉयल प्रिंस थे मतलब राजकुमार था, उनको गवर्नर के रूप में भेजा जाता था। लोकल कस्टम्स एंड रूल्स वर प्रॉपरली फॉलोड, जो उनके लोकल कस्टम थे यानी कि रीति रिवाज थे और नियम थे, उनको बहुत ही अच्छे से फॉलो किया जाता था। बिसाइड्स देयर वर वास्ट एरिया बिटवीन दीज सेंटर्स, हियर द मौर्यास ट्राइड टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर्स, तो जो एरिया उनके आसपास थी उनको मौर्यों के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता था, जिसमें नदी और सड़कें आती हैं। विच वर इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट एंड टू कलेक्ट वट एवर रिसोर्सेज वर अवेलेबल, और इन रास्तों में जो भी उनको मिलता था वो सब कलेक्ट किया जाता था ट्रांसपोर्ट के रास्ते में। एंड टू कलेक्ट वट एवर रिसोर्सेज वर अवेलेबल एज टैक्स एंड ट्राइब्यूट, तो वो जो रिसोर्स उस रास्ते से जो भी गुजरते थे उनसे कलेक्ट किया जाता था टैक्स के रूप में और ट्राइब्यूट के रूप में। फॉर एग्जाम्पल द अर्थशास्त्र टेल्स अस दैट द नॉर्थ वेस्ट वाज इम्पोर्टेंट फॉर ब्लैंकेट, तो जैसा कि हमें अर्थशास्त्र से पता चलता है कि जो भारत का नॉर्थ वेस्ट था यानी कि उत्तर पश्चिम कह सकते हैं, वो कंबल के लिए काफ़ी फेमस था। यहाँ से प्रश्न मैंने देखा था प्रीवियस ईयर में आया था कि आपका नॉर्थ वेस्ट किस चीज़ के लिए फेमस है, तो वो था आपका ब्लैंकेट्स के लिए। ओके। एंड साउथ इंडिया फॉर इट्स गोल्ड, और जो साउथ इंडिया था यानी दक्षिण भारत था वो सोने के लिए, ठीक है। आज भी आप देखते होंगे दक्षिण के लोग काफ़ी सारा सोना पहनते हैं। एंड प्रीसियस स्टोन्स, और जो महंगे रत्न होते हैं उनके लिए। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्ट एज ट्राइब्यूट, और ये सारे ट्राइब्यूट के रूप में ये चीज़ें कलेक्ट की जाती थी। फिर आपका नेक्स्ट है ट्राइब्यूट। ट्राइब्यूट का मतलब होता है नजराना, ठीक है। यहाँ ये ट्राइब्यूट लिखा है, इसका अर्थ होता है नजराना। नजराना मतलब अनलाइक टैक्स, अनलाइक टैक्स यानी कि बिना किसी रूल के नियम के, ऐसे ही जो लोग अपनी इच्छा से देते थे, ठीक है। विच वर कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस। ट्राइब्यूट वाज कलेक्टेड एज एंड व्हेन इट वाज पॉसिबल फ्रॉम पीपल हु गेव अ वैरायटी ऑफ थिंग्स मोर और लेस विलिंगली। तो नजराने के रूप में क्या है, लोग अपनी मर्जी से देते थे, जो भी उनके पास होती थी, कुछ भी चीज़ हो सकती है और कम ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। वो अपनी खुशी से देते थे, इसलिए इसको नजराना कहा जाता था। फिर आपका नेक्स्ट है देयर वर ऑल्सो द फॉरेस्ट रीजन्स,
और वहाँ पर जंगल का भी इलाका था। पीपल लिविंग इन दीज एरियाज वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट, और इस जगह पे जो लोग रहते थे वो थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट थे, बट मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट्स, टिम्बर, हनी एंड वैक्स टू मौर्य ऑफिशियल्स। वो ज़्यादा तो वो, लेकिन फिर भी वो क्या चीज़ देते थे मौर्य साम्राज्य को ऑफिशियली? एलिफेंट देते थे, टिम्बर देते थे, शहद और वैक्स, ये सारी चीज़ें वो देते थे। फिर है आपका द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द एम्परर ऑफ द कैपिटल सिटी। एम्परर एंड द कैपिटल सिटी मतलब एक सम्राट और उसका राज्य। मैगस्थनीज was an ambassador who was sent to the court of Chandragupta by the Greek ruler of West Asia named Seleucus Nicator। तो एक मैगस्थनीज नाम का राजदूत था। ठीक है, कहाँ का था ये? चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में आया था। ग्रीक रूलर, वेस्ट एशिया का जो ग्रीक रूलर था उसने भेजा था, उसका था। ग्रीक रूलर कौन था आपका? सेल्यूकस निकेटर था। ठीक है, मैगस्थनीज रॉट एन अकाउंट अबाउट व्हाट ही सॉ। तो मैगस्थनीज ने एक लेख लिखा है जो उसने देखा था। हियर इज अ पार्ट ऑफ हिज डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर उसका जो डिस्क्रिप्शन था, उसका जो लेख था, उसका यहाँ एक भाग दिया जा रहा है। द ओकेजन्स ऑन विच द एम्परर appears in public are celebrated with grand royal processions। यानी कि जो सम्राट होते थे वो जब लोगों से मिलने के लिए आते थे तो उस यात्रा को त्योहार की तरह मनाया जाता था, शोभा यात्रा निकाली जाती थी। ही इज़ कैरीड इन अ गोल्डन पेलंक्विन, यानी कि वो एक सोने की पालकी में आते थे। ठीक है, हिज गार्ड्स राइड एलिफेंट्स डेकोरेट विथ गोल्ड एंड सिल्वर। सम ऑफ द गार्ड्स, तो उनके जो गार्ड्स होते थे वो हाथियों पर होते थे जो कि सोने से सजे रहते थे, सोने और चांदी से। सम ऑफ द गार्ड्स कैरी ट्रीज ऑन विच लिव बर्ड्स इंक्लूडिंग अ फ्लॉक ऑफ ट्रेंड पैरट्स। और कुछ उनके जो गार्ड होते थे यानी कि सिपाही होते थे, रक्षक होते थे, वो पेड़ लेके चलते थे साथ में, जिन पेड़ों के आसपास जो पैरट यानी तोता ट्रेंड होते थे वो मंडराते रहते थे यानी घूमते रहते थे। सर्कल अबाउट द हेड ऑफ द एम्परर, यानी कि जो सम्राट होता था उसके सिर के आसपास। द किंग इज़ नॉर्मली सराउंडेड बाई आर्म्ड वुमेन, और राजा क्या कह सकते हैं इसको? आर्म्ड वुमेन कहते हैं, हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। ही इज़ अफ्रेड दैट समवन में ट्राई टू किल हिम, क्योंकि वो उनको हमेशा डर रहता था कि कहीं कोई उनको मार न दे। ही हैज़ स्पेशल सर्वेंट टू टेस्ट द फूड बिफोर ही ईट्स, और उनके पास ऐसे नौकर होते थे जो वो कुछ भी खाते थे उन राजाओं के खाने से पहले, सम्राट के खाने से पहले वो नौकर खा के देखते थे कि कहीं इसमें कुछ जहर वगैरह तो नहीं है। ही नेवर स्लीप इन द सेम बेडरूम फॉर 2 nights, यानी कि वो कभी भी एक ही कमरे में 2 दिन लगातार नहीं सोते थे। ठीक है, एंड अबाउट पाटलिपुत्रा मॉडर्न पटना ही रॉट, और ये पाटलिपुत्र यानी कि जो आज का आधुनिक पटना है, पहले वो पाटलिपुत्र हुआ करता था। दिस इज, उसके बारे में क्या लिखा है? दिस इज़ अ लार्ज एंड अ ब्यूटीफुल सिटी, यह बहुत ही बड़ी और सुंदर बड़ा और सुंदर शहर था। इट इज़ सराउंडेड बाय अ मैसिव वॉल, और एक बहुत ही मोटी दीवार से घिरा हुआ था। इट हैज़ 570 टावर्स एंड 64 गेट्स, तो इस के आसपास 570 के टावर यानी कि बुर्ज थे और 64 गेट थे। ठीक है, द हाउसेस ऑफ 2 and 3 स्टोरीज, तो जो घर थे वो 2 या 3 मंजिला थे। स्टोरीज मतलब मंजिला।
आर बिल्ट ऑफ वुड एंड मड ब्रिक्स, जो कि लकड़ी और मिट्टी की ईंटों से बने हुए थे। द किंग्स प्लेस इज ऑल्सो ऑफ वुड, तो जो राजा का पैलेस था, महल, वो भी लकड़ी से बना था। एंड डेकोरेट विथ स्टोन कार्विंग, और पत्थर से पत्थर, कटे हुए पत्थर से मतलब छाट के उसको सजा हुआ था। इट इज सराउंडेड विथ गार्डन्स एंड एनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स, और उस वो एक गार्डन यानी बगीचे से सजा हुआ था जहाँ पशु पक्षी रहा करते थे। ठीक है, पक्षी रखे जाते थे। ठीक है, फिर है आपका नेक्स्ट है आपका अशोक अ यूनिक रूलर। तो अशोक जो थे वो एक यूनिक मतलब सबसे अलग शासक थे। द मोस्ट फेमस मौर्य रूलर वाज अशोका, तो जो मौर्य के जो सबसे फेमस रूलर रहे हैं, शासक रहे हैं, वो अशोक थे। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राई टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन, जिन्होंने लोगों तक अपना संदेश इंस्क्रिप्शन यानी कि अभिलेख होते हैं उनके द्वारा पहुंचाए थे। मोस्ट ऑफ अशोकास इंस्क्रिप्शन वर इन प्राकृत एंड वर रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, तो जो अशोक के ज़्यादातर अभिलेख थे वो प्राकृत में लिखे हुए थे और ब्राह्मी लिपि है उसमें लिखे हुए थे। अशोकास वार इन कलिंग, तो अशोक का जो कलिंग युद्ध है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कलिंगा इज द एंशियंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा, तो कलिंग जिससे पहले मैंने मैप में दिखाया था, आज का जो उड़ीसा है वो एंशियंट टाइम में यानी पुराने समय में कलिंग नाम था उसका। सी मैप पेज नंबर 76 हम देख चुके हैं। अशोका फॉट अ वार टू कनक्वीर कलिंग, तो अशोक जब कलिंग का वार कर रहा था, हाउएवर ही वॉज सो हॉरिफाइड व्हेन ही सॉ द वायलेंस एंड bloodshed that he decided not to fight any more wars, तो उसने ये कलिंग के युद्ध में जब उसने बहुत सारा रक्तपात देखा, इतने सारे लोगों की मृत्यु हुई, तो उसने सोचा अब मैं युद्ध नहीं करूँगा। ही इज़ द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गैव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वार, एक ये पूरे इतिहास में पहला योद्धा है जिसने युद्ध का त्याग किया वार जीतने के बाद। ठीक है, अशोकास इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द कलिंग वार, तो अशोक का एक इंस्क्रिप्शन है जो कलिंग युद्ध के बारे में आपको अच्छे से डिस्क्राइब करेगा कि कैसे कलिंग युद्ध हुआ था। ठीक है, दिस इज़ व्हाट अशोका डिक्लेयर इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन, तो ये वो है जिसमें अशोक ने अपने यह एक शिलालेख है जिसमें उन्होंने डिक्लेयर किया है कि 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग आई कनक्यूट कलिंगा, 8 साल राज्य करने के बाद, मतलब राजा कलिंग का 8 साल राज्य करने के बाद, अबाउट 1.5 लाख पीपल वर कैप्चर्ड एंड मोर देन 1 लाख ऑफ पीपल वर किल्ड। उसे एहसास होता है, उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शन में लिखा है कि 1 लाख लोग क्या हुए, कैप्चर कर लिए यानी पकड़ लिए गए, और 1 लाख अबाउट 1.5 लाख पीपल, 1.5 लाख समथिंग, एंड देन एंड मोर देन 1 लाख ऑफ पीपल वर किल्ड, और 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। दिस फिल्ड मी विथ सॉरो, वाई, यह चीज़ मुझे दुख से भर देती है, क्यों। वेन एवर एन इंडिपेंडेंट लैंड इज कॉन्क्यूर्ड, कुछ गले में कुछ प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा सा, तो क्या था यहाँ, क्या कह रहा है, देयर वाज अशोका डिक्लेयर्ड इज वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन, यानी अशोक ने अपने एक अभिलेख में यह बताया है कि 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग आई कनक्यूर्ड कलिंग, यानी कि 8 साल राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। ठीक है, अबाउट 1.5 लाख पीपल वर कैप्चर्ड, मतलब 1.5 लाख के समथिंग लोग पकड़े गए, एंड मोर देन 1 लाख ऑफ पीपल वर किल्ड, और 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। दिस फिल्ड मी विथ सॉरो, वाई, तो ये चीज़, इस चीज़ ने मुझे दुख से भर दिया, क्यों।
Whenever an independent land is conquered, जब भी कोई स्वतंत्र राज्य मतलब किसी के कब्जे में आता है, विजय प्राप्त की करते हैं जब किसी स्वतंत्र राज्य पर हम, lakhs of people die, यानी कि बहुत लाखों लोग मरते हैं, and many are taken prisoners, और बहुत से लोग कैद किए जाते हैं, ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स ऑल्सो डाई, तो ब्राह्मण और साधु लोग भी मरते हैं, पीपल हु आर काइंड ऑफ देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स टू देयर स्लेव्स एंड सर्वेंट्स डाई और लॉस देयर लव्ड वंस, तो कई सारे लोग मरते हैं, मतलब उनके रिश्तेदार, मित्र, दास जो प्यार करते हैं एक दूसरे से. दैट इज़ वाई आई एम सैड, तो यही कारण है जिसके कारण मैं दुखी हूँ. एंड हैव डिसाइड टू ऑब्जर्व धम्मा, और मैं अब धम्म का निर्माण मतलब प्रचार करने का डिसाइड करता हूँ. एंड टू टीच अदर्स अबाउट इज एज वेल, और दूसरों को इस बारे में बताऊंगा. आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर थ्रू धम्मा इज मच बेटर देन कॉन्क्यूरिंग देम थ्रू पीपल. तो उन्होंने डिसाइड किया कि धर्म के द्वारा मैं लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकूँगा. क्या समझाना चाहते वो धर्म के द्वारा? आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज फॉर द फ्यूचर, और मैं यह मैसेज फ्यूचर के लिए फैलाना चाहता हूँ. सो दैट माई सन एंड ग्रैंडसन आफ्टर मी शुड नॉट थिंक अबाउट वार, तो इससे क्या होगा, ना मेरे पुत्र बल्कि नाती पोते भी युद्ध के बारे में नहीं सोचेंगे. ठीक है. इंस्टेड दे शुड ट्राई टू थिंक अबाउट हाउ टू स्प्रेड धम्म, बल्कि इसके स्थान पर वो यह सोचेंगे कि अपने जो दादा परदादा हैं उनके धम्म को किस तरह से फैलाया जाए. धम्मा इज़ अ प्राकृत वर्ड फॉर द संस्कृत टर्म धर्मा, तो धम्म वर्ड अशोक के उसमें यूज हुआ है, ये धर्म का ही संस्कृत वर्ड है. क्या है? प्राकृत भाषा का वर्ड है धम्म. व्हाट वाज अशोकास धम्म, तो अशोक का जो धम्म था वो क्या था, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं. अशोकास धम्म डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ अ गॉड, तो अशोक का जो धर्म था यानी धम्म था उसमें क्या है, भगवान की पूजा के बारे में कुछ नहीं था. ठीक है. और परफॉर्मेंस ऑफ अ सेक्रीफाइस, ना ही कोई यज्ञ वगैरह थी. ठीक है. ही फेल्ट दैट जस्ट एज अ फादर ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रन, वह सिर्फ इतना करना चाहता था जिस तरह से अपने पिता बच्चों को पढ़ाते हैं. ही हैड अ ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट. ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाई द टीचिंग ऑफ द बुद्धा, तो वो बुद्ध से काफ़ी इंस्पायर्ड थे, जो हम चैप्टर 7 में पढ़ चुके हैं. देयर वर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल्ड हिम. पीपल इन द एम्पायर फॉलोड डिफरेंट रिलीजन्स, अब उसके सामने बहुत सारी समस्याएं यह थी कि उसके जो राज्य में थे लोग कई धर्म के थे. एंड दिस समटाइम्स लेड टू कॉन्फ्लिक्ट. एनिमल्स वर सेक्रीफाइड, और यह बड़ा ही समस्या थी. बस पशु बलि होती थी, पशु बलि भी थी उस समय. एनिमल वर सेक्रीफाइड. स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड, और जो उसके दास दासियाँ थी वो भी गलत तरीके से ट्रीट किया जाता था उनके साथ. बिसाइड देयर वर क्वेरल इन फैमिलीज एंड अमॉन्गेस्ट नेबर्स, उनके परिवार में, उनके आस पड़ोस में. अशोका फेल्ट इट वॉज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, तो उसके राज्य में ये सारी समस्याएं थीं, तो अशोक को लगा कि इन सारी समस्याओं को हल करना उसका कर्तव्य है. सो ही अपॉइंटेड ऑफिशियल नॉन एज धम्मा महामत्ता, हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट धम्मा. तो उसने क्या किया, कुछ ऑफिशियल लोग क्या अपॉइंट किए इस चीज़ के लिए, जो उसका जो धम्म था उसमें कुछ बातें लिखी हुई थी कि लोगों को ना सताया जाए, तो वो जाके जगह जगह जाके लोगों को इसके बारे में बताएं, अवेयर करें. बिसाइड्स अशोका गॉट हिज मैसेज इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक एंड पिलर, इंस्ट्रक्टिंग हिज ऑफिशियल टू
रीड हिज मैसेज टू दोज हु कुड नॉट रीड इट देमसेल्व्स, और उसने ये जो लोग नहीं पढ़ सकते थे उन्हें पढ़ के बताएं, इसलिए उसने ये सारे लोग अपने जो थे ऑफिशियल लोग अपॉइंट किए थे। अशोका अल्सो सेंट मैसेंजर टू स्प्रेड आइडियाज अबाउट धम्मा टू अदर लैंड्स, और अशोक ने अपने जो धम्म के आइडिया थे, विचार थे, उन्हें दूसरे देशों में भी फैलाया, सच एज सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड श्रीलंका, जैसे कि सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस और श्रीलंका। सी मैप, ये हम आगे मैप में देखेंगे अभी। ही बिल्ट रोड्स, डग वेल्स, उसने रोड का निर्माण कराया, कुएं खुदवाए, एंड बिल्ट रेस्ट हाउसेस, और उसने रेस्ट हाउस बनवाए। बिसाइड ही अरेंज, यानी कि धर्मशाला जैसा कुछ, ही अरेंज्ड फॉर मेडिसिन ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, और वो दवाओं का भी अरेंजमेंट करते थे मनुष्यों के लिए और जानवरों के लिए भी। अब यहाँ आप एक पिक्चर देख पा रहे हैं, ये किस बारे में है वो देखते हैं। द रामपुरवा वुल, लुक एट दिस फाइनली पॉलिश्ड स्टोन स्कल्पचर, दिस वाज पार्ट ऑफ अ मौर्य पिलर फाउंड इन रामपुरवा। तो ये मौर्य का एक पिलर है, बड़ा सा खंबा है जो रामपुरवा में मिला है, बिहार, यानी बिहार के रामपुरवा में, एंड हैज़ नाउ बीन प्लेस्ड इन राष्ट्रपति भवन, और अब यह इसको राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द स्किल ऑफ द स्कल्पचर ऑफ दैट टाइम। तो ये उस समय का स्कल्पचर है, किस तरह की कलाकारी हुआ करती थी। ठीक है, फिर है आपका अशोकास मैसेज टू हिज सब्जेक्ट। अशोक का मैसेज, उसके क्या सब्जेक्ट था उसका? पीपल परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ रिचुअल्स व्हेन दे फॉल इल। तो जो लोग थे वो कई तरह के धार्मिक कार्य करते थे जब वो बीमार होते थे। व्हेन देयर चिल्ड्रन गेट मैरिड, जब उनके बच्चे होते थे तब, बच्चों की शादी होती थी तब। व्हेन चिल्ड्रन आर बोर्न, जब बच्चों का जन्म होता था तब, आज भी होते हैं। और व्हेन दे गो ऑन अ जर्नी, और जब वो एक यात्रा पर जाते थे तब भी। दीज रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल, उनका मैसेज ये था कि ये सारे जो धार्मिक रथ हैं वो यूजफुल नहीं हैं, उनका कोई प्रयोग नहीं है। इफ़ इंस्टेड, यदि इसकी जगह पर पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिसेस, जो लोग हैं वो दूसरे काम करें, दिस वुड बी मोर फ्रूटफुल, यह ज़्यादा फलदायी होगा। वॉट आर दीज अदर प्रैक्टिसेस, तो ये जो दूसरी प्रैक्टिस थी यानी दूसरे कार्य थे वो क्या थे? दीज आर, वो ये थे, दीज आर बीइंग जेंटल विथ स्लैव्स एंड सर्वेंट्स, यानी अपने नौकरों के प्रति दयावान रहें। रिस्पेक्टिंग वंस एल्डर्स, और अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें, उनको इज्जत दें। ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर विथ कंपेजन, यानी सारे जो जीव जंतु हैं, क्रिएचर हैं, उनके साथ दया का सागर बन के रहें, दयावान बन के रहें। गिविंग गिफ्ट्स टू ब्राह्मण एंड मॉन्क्स, और जो ब्राह्मण होते हैं, साधु संत होते हैं, उन्हें कुछ गिफ्ट दें, कुछ भी दे सकते हैं। इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेस वंस ऑन रिलीजन और क्रिटिसाइज अनोदर, और लोगों की बुराई करना, लोगों के धर्म की बुराई करना, दोनों ही चीज़ें गलत कही उन्होंने अपने मैसेज में। ईच वन शुड रिस्पेक्ट द अदर्स रिलीजन, सबको एक दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यानी सम्मान करना चाहिए। इफ़ वन प्रेजेस वंस ऑन रिलीजन while criticizing another's, one is actually doing greater harm to one's own religion. जब कोई किसी दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वो अपने धर्म की ही बुराई कर रहा है, बल्कि अपने धर्म का बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है, ऐसा उनका मानना था। Therefore, one should try to understand the main idea of another religion and respect it. तो उन्होंने अपने जो धम्म था उसमें यही मैसेज लिखा है कि दूसरों के धर्म को समझना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, रॉट हिज एडिक्ट्स इंस्ट्रक्शन स्टिल स्पीक टू यूज इन अ लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड एंड
वी कैन स्टिल लर्न मच फ्रॉम देम, आइडेंटिफाई द पास्ट ऑफ अशोका मैसेज दैट यू थिंक आर रिलेवेंट टुडे। तो आज ये यहाँ कुछ भाषाएं दी गई हैं कि उनके जो मैसेज थे वो किस भाषा में लिखे गए थे और किस किस भाषा में लिखे गए थे। तो ये एक लेटर है आ, आप देख पा रहे हैं इस आ हिंदी देवनागरी का आ तो सभी पहचानते ही हैं, लेकिन ये अर्ली ब्राह्मी का आ है, ब्राह्मी लिपि जी तो उसका आ है। और ये आपका बंगाली का, ये मलयालम का और ये तमिल का, ये सारे हैं तो आ ही, लेकिन अलग अलग लैंग्वेज के हैं। तो इस तरह से इन भाषाओं में उसके इंस्क्रिप्शन लिखे हुए थे। बिलो द ब्राह्मी स्क्रिप्ट most modern Indian script have developed from the Brahmi script over hundred of years. Here you can see the letter A written in different script. तो यहाँ A भी कह सकते हैं और आ भी कह सकते हैं, ये अलग अलग भाषाओं में लिखे हुए हैं। ठीक है, फिर है आपका अन्यंत्र जो हर चैप्टर में आता है, एल्सवेयर। समवॉट बिफोर द टाइम ऑफ द मौर्य एम्पायर। तो जब मौर्य एम्पायर यानी मौर्य साम्राज्य था उस समय की बात है। अबाउट 2400 ईयर्स एगो, करीब 2400 साल पहले, एम्परर्स इन चाइना बिगेन बिल्डिंग द ग्रेट वॉल। तो 2400 साल पहले जो चाइना का एम्परर था, सम्राट था, उसने क्या है ग्रेट वॉल बनाना स्टार्ट की। चाइना वॉल के बारे में तो सभी को पता होगा, लेकिन उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा जानेंगे हम यहाँ पे थोड़ा सा। हाँ, इट वॉज मीन टू प्रोटेक्ट द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ द एम्पायर फ्रॉम पास्टोरल पीपल। तो इसमें क्या था, ये किस लिए बनवाई गई थी? ये बनवाई गई थी दुश्मनों से रक्षा के लिए। एडिशंस टू द वॉल वर मेड ओवर अ पीरियड ऑफ 2000 years because the frontiers of the empire kept shifting. तो of the empire the wall is about 6400 किलोमीटर लॉन्ग। तो यह जो दीवार थी करीब इसको बनने में 2000 साल लगे और यह 64,000 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, एंड इज मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स। और यह पत्थर और ईंटों से बनी हुई है। विद अ रोड अलॉन्ग द टॉप्स, और इसके दीवार के ऊपर रोड बनी हुई है। ठीक है, सेवरल थाउजेंड पीपल वर्कड टू बिल्ड द वॉल। बहुत सारे लोग ने इस दीवार को बनाने के लिए काम किया। देयर आर वॉच टॉवर्स ऑल अलॉन्ग एट डिस्टेंस अबाउट 100 to 200 मीटर। और करीब 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस दीवार में हर जगह बुर्ज बने हुए हैं। ठीक है, वेसन्स बने हुए हैं, बुर्ज बने हुए हैं, ये देखने के लिए कि कहीं कोई पहले के ही बने हुए हैं, कहीं कोई आ तो नहीं रहा है। हर 100 से 200 मीटर पे यहाँ रक्षक लगे रहते थे पहले। फिर आपका यहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, हमने ये चैप्टर पूरा कर लिया है। आप ये क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश कीजिए, नहीं आते हैं तो फिर कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं बताऊंगी। वैसे यहाँ और कुछ नहीं है, थोड़ा सा ये मैप दिखाया गया है सिल्क रूट के बारे में। एक्चुअली ये सिल्क रूट के बारे में हम सिल्क रूट के बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। ये जो डार्क कलर दिख रहा है ये सिल्क रूट था चाइना से। चाइना में सबसे पहले सिल्क बनना शुरू हुआ था, तो वहीं से इम्पोर्ट होता था। और इस चैप्टर में क्या है, कुछ नहीं है। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। क्या था यहाँ पे, चाइनीज़, इंडियन, इरानियन, अरब, ग्रीक एंड रोमन ट्रेडर्स पार्टिसिपेटेड इन दिस एक्सचेंज। तो ये सारे देश थे जो इसमें पार्टिसिपेट करते थे, लेन देन एक्सचेंज करते थे। द पोर्ट्स अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ साउथ इंडिया वर इम्पॉर्टेंट सेंटर्स फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ पेपर एंड अदर स्पाइसेस। तो ये काली मिर्च का व्यापार करते थे और कुछ और मसाले थे उनका भी। फाइंड पुडुका साउथ इंडिया, पाडुका ऑन द मैप। दिस वॉज द रोमन नेम ऑफ अरिकामेडू। ये चैप्टर 9 में पढ़ेंगे हम। यहाँ थोड़ा सा ऐसे जो लोग इंटरेस्टेड हैं पढ़ना चाहें पढ़ें, नहीं तो चैप्टर 9 में इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। और इस क्लास 7th का जो हमारी हिस्ट्री है उसमें
और भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी तो ये ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही इसमें दिया हुआ है, कुछ खास नहीं है, आप देख लीजिए। मेक अ लिस्ट ऑफ द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हु लिव्ड विद इन द मौर्य एम्पायर। तो हमें यहाँ मौर्य एम्पायर, यहाँ से क्वेश्चन इसमें से आते नहीं हैं इसलिए मैं नहीं करा रही हूँ, लेकिन आप अपनी अंडरस्टैंडिंग, जैसे कोई 6 क्लास का बच्चा है तो वो करे तो ज़्यादा बेटर है, और खुद से उसकी समझ, कितना उसको चैप्टर समझ आया, उसको पता चलेगा कि मैंने कितना समझा है। ठीक है, तो इसलिए वो खुद करे तो ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं बता दूँगी। ओके, तो आज का वीडियो यहीं करते हैं ख़त्म। देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।